है वो खेतों में किसान है, ठीक है, कि खेतों में ही किसान है, लेकिन जब खेतों से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर हम अलग अलग जाति संप्रदाय और धर्मों में विभाजित होकर के वोट करते हैं। ठीक है, गाँव में 80% वोट किसानों का है और हम किसानों के साथ की जो खबरें आई हैं वो घोटालों को लेकर के आई हैं। टपक सिंचाई में इन्होंने घोटाला किया है, प्रिजर्वेशन यूनिट में इन्होंने घोटाला किया है, ओफाज में घोटाला चल रहा है, करीब करीब 100-150 टन के आसपास करेला इनका, करीब करीब 40-50, आपने स्टोरी भी करी थी। ठीक है, तो हमारा जब फसल बर्बाद हुआ और सरकार के पास संपूर्ण रूप से दिशाहीनता थी, सुविधा के लिए कुछ करो ना करो, बस चुनाव के समय इनके लिए कुछ लोक लुभावन बातें कर दो, बाकी ये किसान महासभा की ओर से मेरा नमस्कार जोहार। आज झारखंड किसान महासभा की ओर से ये हमारी पहली प्रेस वार्ता है जो झारखंड किसान बचाओ यात्रा के तहत झारखंड किसान महासभा जय झारखंड के द्वारा आयोजित, जिसमें से सरकार के सामने हमने 11 सूत्री को मांग को लेकर के एक आज ये प्रेस वार्ता रखी है, जो निम्न बिंदुओं पे हम लोग आज इस वार्ता का स्टार्ट करेंगे, जिसमें मुख्यतः हम ये वार्ता धान की एमएसपी से लेकर के उत्पादन, बाज़ार, उसकी खरीद भुगतान और पिछले वर्ष का जो भुगतान बकाया राशि है उसको लेकर के है, और दूसरी है गैर मजुरवा ज़मीन को लेकर के, जो किसानों के ज़मीन के मालिकाना हक हासिल हो और इसका तत्काल रसीद काटे। तीसरा है झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विधेयक पारित हो। चौथा है ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाज़ारों को मॉडल हाट के रूप में विकसित किया जाए। चौथा है सरकार हरी सब्जियों सहित अन्य फसलों का एमएसपी तय करे। झारखंड के पांचों प्रमंडल के अनुसार से झारखंड कृषि बिल संशोधित करे। केसीसी लोन की सीमा 10 लाख तक तय किया जाए। जंगली जानवरों के द्वारा जान माल के नुकसान के लिए उचित मुआवजा का भुगतान त्वरित हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की समीक्षा कर इन विभाग से किसानों का अब तक क्या फ़ायदा हुआ है इसकी जानकारी साझा की जाए। संतुष्टिप्रद परिणाम न दिखने पर इस विभाग में प्रत्येक वर्ष हो रहे करोड़ों के व्यय को अविलंब रोका जाए और पुनः झारखंड में जैविक कृषि की कारगर नीति बनाई जाए। मोटे अनाज की खेती को लेकर के मिलेट अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन किया जाए। 10वां है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों का एकीकृत वेब पोर्टल बनाया जाए, जिसमें योजनाओं के निर्माण स्तर से लेकर चयनित लाभुकों के स्तर तक समुचित जानकारी दी जाए। 11वां मेरी मांग है झारखंड में कृषि प्रशिक्षण हेतु विश्व स्तरीय एग्रीकल्चर सेंटर एक्सलेंस बनाया जाए। ये आज की हमारी प्रेस वार्ता की ये मांगे सरकार के सामने, और हम कम से कम अभी 50 पूरे झारखंड में 50 पंचायतों में एक किसान बचाओ यात्रा जो है हम लोग स्टार्ट किया है, जिसमें से जुमरा पहाड़ से मैंने पहला कार्यक्रम किया था और ये पहला कार्यक्रम 28 अगस्त को अक्टूबर को किया, और दूसरी कार्यक्रम कशमार प्रखंड में 4 नवंबर को हुआ, और इसके बाद छठ के बाद में विभिन्न पंचायतों में इसका कार्यक्रम अग्रसित किया जाएगा। क्योंकि ये किसानों को लेकर के आज तक पूरे झारखंड में जिस तरह से किसानों के साथ में अधिकार का हनन और शोषण हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो योजनाएं की बात करती है, कम से कम ये योजनाओं के नाम पे बताते हैं 88 योजनाएं यहाँ पे हैं, लेकिन अब किसानों को जाकर के पूछिए 1 से 2 योजनाओं के भी नाम पता नहीं है। आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि वो योजनाओं को किसानों को पता नहीं है। जिसके लिए आप योजना बना रहे हैं, जिस कार्य के लिए इतना पूरा सिस्टम को बना के रखे हुए हैं, और आज वही सिस्टम जो है कि ज़मीन पे कहीं दिखती नहीं है। आप हाट बाज़ार में चले जाइए, अभी तक अब हाट बाज़ार की बात है, आप बाज़ार समिति की बात, बाज़ार समिति आप देखिए 28 एपीएमसी बाज़ार समितियां हैं, लेकिन उस समितियां में अब किसानों के हाल देखिए। वहाँ पे अभी भी जो है कि कोई अभी तक 2015 से ये एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर दिया गया है, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और किसानों को लेकर के जो वहाँ जिस तरह से शोषित किया जा रहा है, अभी बाज़ार में कोई भी एक उत्पाद को लेकर को जाता है तो उसको 7 से 8% के आसपास तो टैक्स देना पड़ता है बिचौलियों के माध्यम से।
तो इस तरह से अनेक मुद्दे हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। हम एक एक मुद्दे को लेकर के आपके जो क्वेश्चन करेंगे उस मुद्दे को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि समस्याएं बहुत है और एक बार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मुख्यतः 2 से 3 बिंदु पे हम लोग केंद्रित होकर के रहेंगे और ये 10 जो हमारी मांगे है उस मांग पे भी हम लोग बात करेंगे। झारखंड में किसान के लिए कई योजना चलाया जाता है, क्या आप लोग उसका लाभ मिलता है या सरकार से कभी इसका बात रखे? इसका जवाब मैं दूं? हम्म, जी देखिए, योजनाओं को जब सरकार बनाती है तो योजनाओं के पीछे जो उद्देश्य होता है कि इस योजना का लाभ किसान को मिले जमीनी स्तर पे। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड के कृषि विभाग के पास जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में इस विभाग के अधिकारी को 1% कॉन्फिडेंस नहीं कि बैठ के वो एक किसान का नाम ले ले और ये बोल दे कि इस योजना का लाभ उस किसान को इतना हो रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं हैं ठेकेदारों को लेकर के, वो योजनाएं हैं कमीशन को लेकर के। इनके पास आप इनके कार्यकलापों को 1 साल अगर आप ऑब्जर्व करें तो पिछले 1 साल में तो इनकी जो खबरें आई हैं वो घोटालों को लेकर के आई हैं। टपक सिंचाई में इन्होंने घोटाला किया है, प्रिजर्वेशन यूनिट में इन्होंने घोटाला किया है, ओफाज में घोटाला चल रहा है, इनके पास बीज का वितरण और उपकरण का वितरण, यही सब योजनाएं हैं। देखिए, योजनाओं को आप जब तक यहाँ के कृषि परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बनाएंगे किसानों को फायदा नहीं होगा। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसानों को योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है। हाँ, गाहे बगाहे कभी किसी किसान को कोई स्प्रेयर मिल जाता है, कभी किसानों को घुमाने के लिए कहीं दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है, कभी किसानों को कोई ट्रेनिंग मिल जाती है। तो योजनाओं के नाम पे यही चल रहा है जी। अगर किसानों को सरकार का योजना का लाभ नहीं मिला तो झारखंड किसान महासभा क्या कर रही है कुछ उसके लिए? देखिए, झारखंड किसान महासभा को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो संघर्ष है उस संघर्ष में हम लोग आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहेंगे कि हम लोग मुद्दों को लेकर के बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम सभी किसान परिवार से हैं और हम सबका जो मुख्य जरिया है खेती ही है। और हमने खेती में जिन चुनौतियों को फेस करना शुरू किया तब जा करके ये बातें सामने आ रही हैं। आज 4 साल पहले, जब 3 साल पहले कोरोना का जब अटैक हुआ था, कोरोना के समय इनका 150 टन तरबूज, मेरा करीब 100-150 टन के आसपास करेला, इनका करीब 40-50, आपने स्टोरी भी करी थी, ठीक है। तो हमारा जब फसल बर्बाद हुआ और सरकार के पास संपूर्ण रूप से दिशाहीनता थी, तो हमें लगा कि ये कोरोना कोई पहली और आखिरी तो नहीं है। ऐसी परिस्थितियां तो कभी भी और भी उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार के पास क्या है? तो ये जब नहीं दिखा तभी हमने इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट का प्लान किया है और हमने समय समय पे सरकार को अपनी क्षमता के हिसाब से आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है। और आज इस प्रेस वार्ता का जो सबसे मुख्य आशय है वो यही है कि हमें जो समस्याएं हो रही हैं, जिन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं रोज, अगर उनको शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो देखिए, एक सभ्य समाज में किसानों को लेकर के जो धारणा है कि हम सड़कों में बैठ जाते हैं ना, तभी लोगों को लगता है, या आत्महत्या कर लेता है कोई किसान, तभी लगता है कि किसानों को कोई ऐसी खबर है जिस पे हम बात करें। देखिए, किसान भी एक व्यावसायिक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी है कि सरकार हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए त्वरित संज्ञान ले और हमारे साथ वार्ता करके हम जिन सुझावों को देंगे उस पर भी वो जरा एक समन्वय करके आगे बढ़े। तो ये तो भाई हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को ये मतलब हम विनती करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मेरा कॉमन सा सवाल है जो कि अक्सर मैंने गांवों में किसानों को कहते सुना है। उनका कहना है कि पिछली सरकार यानी रघुवर सरकार में जो धान खरीदी होती थी उसका जो पेमेंट होता था मैक्सिमम 1 महीने के अंदर मिल जाता था, लेकिन अब की वर्तमान सरकार में धान खरीदी हो रही लेकिन उसका पेमेंट बहुत डिले हो रहा है। नहीं, गलत है। सरकारें जिसकी भी रही हों, जी। ठीक है, पिछले पूरे 23 सालों में सरकारें जो भी रही हैं, झारखंड का एग्रीकल्चर और झारखंड के कृषक एक फेक एजेंडा रही है सरकारों के लिए। जी। वो दिखावे के लिए सरकारों ने कभी कुछ किया हो संतोष भैया, ठीक है, तो आप अलग बात है, लेकिन किसानों का पेमेंट 4 साल 5 साल का भी बकाया है। उस वक्त भी किसानों का पेमेंट 6-6 8-8 महीने बाद आता था। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, नहीं, कई किसानों को मैंने कहते सुना है कि उस सरकार में होता था कि 1 महीने के अंदर पेमेंट हो जाता था, लेकिन अब की है कि 6 महीने के बाद अभी स्थितियां और बदतर हो गई। अभी 10 महीने से तो पेमेंट वही नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसको लेकर के हम क्या कह सकते हैं? सरकार के स्तर पे हमें तो लगता है कि कोई ऐसा एमएलए नहीं है जिसका 70-80% वोट किसान नहीं देता हो। जी। किसानों के वोट से ही वो होकर के आते हैं। हमें लगता है कि इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। एक और सवाल है, आपने पैक्स की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। जो पैक्स से जो खरीदी होती है किसान को डायरेक्ट जाना चाहिए पैक्स के पास, लेकिन बीच में बिचौलिया आ जाता है, तो उनको हटाने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जवाब आप देंगे? लैम्स पैक्स को लेकर के बात करें, लैम्स पैक्स को लेकर अगर हम बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यही एक मात्र जरिया है परचेज करने का? क्या सरकार के पास स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो इस सरकार ने क्या, पिछली सरकार ने क्या, मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको हड़प्पा संस्कृति का बाजार समिति मिलेगा,
ठीक है। और उस बाजार समिति पे आप चले जाइए, उसका नाम है कृषि उत्पाद बाजार समिति। उस कृषि उत्पाद बाजार समिति में आप क्षेत्रीय किसानों के कितने उत्पाद पहुंचते हैं, कभी जाकर के 4 घंटा स्टोरी करें महाशय, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां सारे के सारे उत्पाद बाहर से आते हैं। क्षेत्रीय किसानों का वहां पे किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो लैम्स पैक्स के माध्यम से परचेज अगर हो तो एक क्लियर कट वहां पे मैकेनिज्म बनाया जाए, एक तंत्र का डेवलप किया जाए, या फिर डायरेक्ट बाजार समिति में परचेज किया जाए। बाजार समिति इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1 लाख टन का भी वेयर हाउस बनाया जा सकता है, 50,000 टन का भी वेयर हाउस बनाया जा सकता है। जो भी वैसी कंपनियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में अन्न उत्पन्न है, उपलब्ध है, तो हम वहां पे भंडारण की स्थिति को, प्रसंस्करण की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, पैसे सरकार खर्चा कर रही है, हर साल 6,000-8,000 करोड़ का आवंटन है कृषि विभाग को, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड मैप और दिशाहीनता की जबरदस्त कमी है। जब भी चुनाव आता है, पॉलिसी पहले भी रहा है, अभी भी रहा अभी भी है। जब भी चुनाव आता है तो नेताजी लोग जाते हैं तो किसानों पर बात करते हैं, किसान की सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन जब चुनाव जीत करके आते हैं तो कभी उसके ऊपर चर्चा नहीं होता। तो आप लोग इस पर क्या मने विचार रखेंगे? हमने तो यही कहा, अभी हमने जो कहा यही कहा कि सरकार की नज़रों में जो किसान है, मतलब सरकार तो वो ना जो चुन करके मतलब चयनित होकर के सत्ता पे गए, तो चयन की प्रक्रिया तो चुनाव ही है। चुनाव में 80% वोट किसानों का है, और हम किसानों के साथ भी विडंबना यह है कि हम किसान जो है वो खेतों में किसान है, ठीक है, कि खेतों में ही किसान है, लेकिन जब खेतों से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर हम अलग अलग जाति संप्रदाय और धर्मों में विभाजित होकर के वोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को अब एक किसान के रूप में पहले सोच करके वोट करना होगा, और सरकार के समक्ष अपने मुद्दों को बड़े स्पष्ट तरीके से रखना पड़ेगा। देखिए, सरकार नीति बनाएगी। एक बात बताइए, एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है। एक व्यक्ति जो कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभाल रहा था, कोई भी IAS अधिकारी हो, ठीक है, या जो भी डायरेक्टर बन के एग्रीकल्चर में आते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, डायरेक्टरेट का तो अलग कहानी है, हर 3 महीने में डायरेक्टर चेंज होता है यहाँ पे। तो कैसे बनेगा कोई रोड मैप? सरकार अगर कोई नीति लेकर के आती है तो उसको तो अधिकारी ही इंप्लीमेंट करेंगे जमीन पर। तो यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई रोड मैप है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अब हम लोगों को, किसानों को एक संगठन के तौर पर ऐसा लगता है, सरकार जिसकी भी आए, सरकार में मंत्री कोई भी बने, सरकार में सचिव कोई भी बने, लेकिन यहाँ की नीतियों के निर्माण में, यहाँ की योजनाओं के निर्माण में अब किसानों के बिना प्रतिनिधित्व का नहीं होगा। अब इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। परिचय दीजिएगा एक बार। परिचय, मेरा नाम पंकज राय हुआ और मैं झारखंड किसान महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जैसा कि बैनर को देखकर आप लोगों को ये स्पष्ट मैसेज चला गया होगा कि जय झारखंड अभियान के तहत एक इकाई के तौर पे झारखंड किसान महासभा जो है संयुक्त रूप से काम कर रहा है। आपको जय झारखंड अभियान के परिचय के रूप में बता दूं कि ये जय झारखंड अभियान वही अभियान है जिसके तहत वर्तमान मुख्यमंत्री का जो अनगढ़ा में माइनिंग लीज का प्रकरण एक्सपोज हुआ था और उनकी कुर्सी जो है जाते जाते बची है, और संशय है कि आने वाले समय में उस पर कठोर कार्रवाई भी होगी। जय झारखंड अभियान ने ये तय किया है कि जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में वहाँ की जो प्रमुख आबादी है, जो सबसे मजबूत आबादी है, वो किसानों की आबादी है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड के किसान, झारखंड राज्य में किसानों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमेशा समाज महिलाओं को शोषित, वंचित, पीड़ित के रूप में ही देखता है, ठीक उसी तरीके से झारखंड सरकार ने यहाँ के किसानों के बारे में उसी तरीके की मेंटेलिटी पाल के रखी है कि इनके नीति के लिए या इनके सुविधा के लिए कुछ करो ना करो, बस चुनाव के समय इनके लिए कुछ लोक लुभावन बातें कर दो, बाकी ये वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जय झारखंड अभियान ने ये तय किया है कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति, अंतिम किसान तक हम पहुँचेंगे और उनके हक अधिकार के लिए हम उनको जागरूक करेंगे, लामबंद करेंगे, एकजुट करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में 2024 के चुनाव और उसके आसपास और बाद में भी झारखंड के किसान जो है ये इस राज्य की दशा और दिशा तय करेंगे।